तो भाई आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है अपने को। तो नए चैप्टर की हेडिंग लिखो सबसे पहले तो, आयनिक इक्विलिब्रियम। राइट डाउन द हेडिंग, आयनिक इक्विलिब्रियम। सबसे ऊपर फिर हम एक सब हेडिंग लिखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग पीएच एंड पीओएच, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, है ना। ओके, तो लिखो बच्चों, लिखी हेडिंग। सब लोगों ने चैप्टर की हेडिंग लिखी, आयनिक इक्विलिब्रियम। ऑल राइट, तो अब अगली हेडिंग लिखना है अपने को। सब हेडिंग मतलब पहली सब हेडिंग लिखनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। फर्स्ट सब हेडिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। तो पानी में जब हम चीज़ों को डिसॉल्व करते हैं वो आयंस में टूटती हैं या कुछ पार्टिकल्स में टूटती हैं, तो वो कितना टूटती हैं उसके बेसिस पर उनको क्लासिफाई किया जाता है। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, उसमें लिखो the compounds which dissociate almost completely the compounds which dissociate almost completely on dissolving in water are known as या are classified as, जो भी तुम लिखना चाहो, strong electrolytes। फुल स्टॉप। तो इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, वो ऑलमोस्ट वन के आसपास आएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास होते हैं, जैसे जो आपके सॉल्ट्स होते हैं ना, AgCl हो गया, सॉरी NaCl हो गया आपके पास, KCl हो गया, NaNO3 हो गया, AgNO3 हो गया, CuSO4 हो गया। इस टाइप के जो सॉल्ट्स होते हैं जनरली हमारे पास, वो पानी में जाके ऑलमोस्ट पूरा डिसोसिएट हो जाते हैं। दे गिव यू आयंस, जैसे NaCl को पानी में डालोगे तो Na+Cl- बनाएगा, KCl को डालोगे तो K+Cl-, NaNO3 विल फॉर्म Na+NO3-। तो सॉल्ट्स और कंपाउंड्स विच ऑलमोस्ट डिसोसिएट कंप्लीटली, इनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। इसके बाद सेकंड क्लासिफिकेशन आता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं टूटते हैं, तो they'll dissociate, but they'll dissociate to a certain extent। Compounds which dissociate to a small extent
on dissolving in water are known as weak इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनका जो अल्फा होता है वो 1 से काफी छोटा होता है। सही है सुजल, बिल्कुल सही बोला तुमने। ओके दीक्षा बेटा। अल्फा इज मच मच लेस देन 1, तो ये बहुत कम टूटते हैं, इनके अल्फा की वैल्यू बहुत कम आती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं जनरली, जैसे हमारे पास वीक एसिड्स होंगे या वीक बेसिस होंगे। जैसे लेट्स से आपके पास वीक एसिड एक एसिटिक एसिड है CH3COOH, या फॉर्मिक एसिड है HCOH, है ना, या वीक बेस जैसे NH4OH हो गया। ये वीक बेसिस या वीक एसिड्स होते हैं जो डिसोसिएट कम होते हैं, पूरी पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते हैं। तो ऐसे कुछ स्पीशीज जिनका पूरा डिसोसिएशन नहीं होता उनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और इक्विलिब्रियम इन्हीं का लिखेंगे, जो पूरे टूट जाते हैं उनको फिर हम इक्विलिब्रियम नहीं लिखते, उनको यूनिडायरेक्शनल लिख देते हैं कि भाई पूरा टूट गया, कंप्लीट आयंस आ गए। बट जो पूरे नहीं टूटते उनके हम इक्विलिब्रियम लिखना इसमें सीखेंगे, है ना। लिख लो जल्दी से एग्जांपल्स। लिख लिए। ओके, एक लास्ट कैटेगरी है जो इस चैप्टर में हमको यूज नहीं आएगी, बट क्योंकि हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो उसको भी लिख लेते हैं ना। तो जो चीज डिसोसिएट नहीं होती, हाँ बिल्कुल आदित्य, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इक्विलिब्रियम बनाएंगे। जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो घुल जाती हैं बट टूटती नहीं है बिल्कुल भी। नॉन, या उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलमोस्ट जीरो होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो उसमें लिखो स्पीशीज विच डू नॉट डिसोसिएट नहीं, प्रेसिपिटेट नहीं बेटा, प्रेसिपिटेट तो जो घुल ही नहीं रहा है वो तो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है ना। तो प्रेसिपिटेट की बात नहीं कर रहे हैं अपन, ऐसा करें घुल रहा है बट डिसोसिएट नहीं हो रहा है, डिसॉल्विंग बट नॉट डिसोसिएटिंग, है ना। हाँ बिल्कुल सही एग्जाम्पल है बेटा राज, ग्लूकोज बिल्कुल। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में लिखना है अपने को कि स्पीशीज विच ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर do not dissociate are known as non-electrolytes, है ना। इसके एग्जाम्पल क्या है अपने पास, ग्लूकोज जैसा कि कहा। हाँ हाँ दीक्षा बेटा उसको बोल दो, यू कैन ज्वाइन, है ना। एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया आपके पास, जैसे C6H12O6 हो गया। या शुगर्स होते हैं, तो शुगर्स आर C11H22O11, C11H22O12 सॉरी। या जैसे जनरली अल्कोहल्स का डिसोसिएशन कम होता है तो मीथेनॉल हो गया आपके पास, या इथेनॉल हो गया। ये डिसॉल्व तो हो जाते हैं बट डिसोसिएट कम होते हैं, तो दीज विल गेट डिसॉल्व्ड। या फिनॉल हो गया, है ना, वो भी लिख देता हूं चलो। तो इनका जो अल्फा होता है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, दे ऑलमोस्ट डू नॉट डिसोसिएट व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। तो ये तीन बेसिक कैटेगराइजेशन है। अब इसमें होगा ये कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो मोस्टली विल बी डीलिंग विद वीक इलेक्ट्रोलाइट्स।
इन दिस चैप्टर, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम बनाएंगे, ये तो टूटेंगे ही नहीं। और इनमें क्या होता है कि इक्विलिब्रियम नहीं बनाना होता, ये पूरे पूरे आयंस में टूट जाते हैं, तो इनकी डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन हम लिख सकते हैं, इसमें हमको इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन हो गया जिसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर ज्यादा काम करेंगे। लिखा है यहां तक सबने? चलो, अब क्या होगा कि इस चैप्टर में हमको ज्यादातर एसिड्स बेसिस के बारे में बात करनी है, और फिर कुछ बातें अपने को सॉल्ट्स के बारे में भी करनी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड बेसिस आप लोगों ने पढ़ा होता है, उसको शॉर्ट में हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा अरीनियस एसिड क्या होते हैं, है ना, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्या, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, लुईस एसिड्स क्या होते हैं। तो ये सब आपने पढ़ा होता है, अपन उसको लिख लेते हैं जल्दी से एक बार, क्योंकि अपने को ये यूज तो आना है, तो वील राइट इट डाउन, और फिर उस पर अपन लोग आगे फिर इक्विलिब्रियम लिखना शुरू करेंगे। एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होती हैं ये भी अपन बात करेंगे, है ना। तो ऐसा लिखो, अगली सब हेडिंग, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, तो उसमें एम्फोटेरिक भी लिख लेंगे अपन। नेक्स्ट सब हेडिंग बच्चों, एसिड्स कॉमा बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पहला जो अपने को इसमें क्लासिफाई करना है या आइडेंटिफाई करना है वो है एसिड्स। तो भाई, किन को आप एसिड्स कहते हो? वैसे तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे, अपन लिख लेते हैं कि किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, बट किसको आप एसिड कहते हो? जो H प्लस डोनर होता है, सबसे पहली डेफिनेशन आई थी H प्लस डोनर। तो ये किसने दी थी सबसे पहली डेफिनेशन? अर्हीनियस ने, बिल्कुल। तो पहले क्लासिफाई कर लेते हैं और फिर उसके एग्जांपल्स लिख लेंगे। तो अर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स आर H प्लस डोनर्स, है ना, जैसे आप लोगों ने नॉर्मली पढ़े होता है, H प्लस डोनर HCl हो गया जैसे, या H2SO4 हो गया, या HNO3 हो गया। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस जो भी चीज H प्लस डोनेट करती है पानी में जाने के बाद, वो एसिड कहलाती है। अच्छा, ब्राउनस्टेड लॉरी के हिसाब से क्या था? अकॉर्डिंग टू ब्राउनस्टेड लॉरी उनने क्या कहा था? H प्लस डोनर और एक चीज और ऐड कर दी थी उनने, या तो H प्लस डोनेट करेंगे या फिर OH माइनस गेन भी कर सकते हैं ना। दोनों केसेस थे कि भाई H प्लस दे भी सकता है और OH माइनस गेन भी कर सकता है, दोनों चीज हो सकती हैं, है ना। बिल्कुल। तो एक और एडिशन हो गया था कि H प्लस डोनर हो या OH माइनस गेन करने वाला हो। तो एसिड्स डोनेट H प्लस और गेन OH नेगेटिव। तो H प्लस डोनर में और अपने पास एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे आपके पास H3PO4 आ जाता है। OH गेन कौन करता है? OH गेन कौन करता है? कोई एग्जांपल बताएगा? एनीवन? नहीं, OH देने वाला नहीं, OH लेने वाला कौन है? एसिड कोई जो OH गेन करता हो। KCl? अरे रुको, नहीं नहीं, बोरिक एसिड का नाम सुना है तुमने, H3PO3? तो बोरिक एसिड बेसिकली OH माइनस लेता है, बोरिक एसिड H3PO3 बेसिकली टेक्स H प्लस। तो H3BO3 ये H प्लस देता नहीं है, दिस टेक्स H प्लस, ओ सॉरी OH माइनस, H प्लस नहीं,
OH माइनस। तो H प्लस देना या OH माइनस गेन करना, ये आपका एसिड और बेस, सॉरी एसिडिक बिहेवियर कहलाता है। और लास्ट लुईस कॉन्सेप्ट, जो सबसे ब्रॉड कॉन्सेप्ट बाद में आया था हमारे पास। तो लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड क्या होते हैं? कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन जो कर सकता हो उसको अपन एसिड कह देते हैं। तो ये सब तो उसमें आ ही जाते हैं, जो अरीनियस में और ब्रॉन्स्टेड में आते हैं वो सब केसेस उसमें कवर हो जाते हैं। बट एक्स्ट्रा केसेस भी अपन उसमें लिख पाते हैं। तो स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट lone pair of electrons, इसके एग्जाम्पल कोई बताएगा? एग्जाम्पल, someone would like to tell me कोई भी एग्जाम्पल लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो एसिड हो। मतलब ये एसिड्स तो होंगे ही होंगे, देखो ये जो है ये तो है ही है, इनके सिवा कोई और एग्जाम्पल? हाँ प्रेशा सही है बेटा। एक काफी कॉमन एग्जाम्पल है, देखो BF3 है ना। BF3 जो है ये F नेगेटिव से जुड़ के BF4 नेगेटिव बनाता है। तो ये जुड़ता कैसे है कि बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन जुड़े हुए होते हैं। अच्छा बोरॉन के पास 3 फ्लोरीन है, तो बच्चों ये कितने इलेक्ट्रॉन हुए बोरॉन के पास शेयर होने के बाद, बताना जरा। 6 है ना, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अच्छा ये जो F नेगेटिव है, तो फ्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एक्स्ट्रा आ गया तो टोटल 8 हो गए। तो ये क्या करता है, ये जब इससे जुड़ता है तो यू हैव बी, 3 फ्लोरीन तो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और चौथा वाला फ्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके 8 पूरे हो गए हैं। और बोरॉन के पास और कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं शेयर करने को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन शेयर करता है, तो इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये बन जाता है आपका BF4 नेगेटिव। तो यहाँ जो BF3 है ये आपका लुईस एसिड है, और आगे हम लिख लेंगे, बट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो लुईस बेस हो जाएगा, ठीक है। समथिंग विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन इज अ लुईस बेस। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां मैं लिख देता हूं, इसको आगे डिफाइन कर लेंगे हम। F नेगेटिव जो है वो आपका यहाँ पे लुईस बेस है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड्स, इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर लुईस बेस। मैं लिख भी देता हूं यहाँ नीचे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। BF4 माइनस सॉल्ट नहीं कहलाएगा बेटा, आयन कहलाएगा, है ना। BF4 माइनस इज अ आयन, इनफैक्ट इट इज एन एनायन, नेगेटिव आयन है ना। उसको अगर किसी केटायन से जोड़ दोगे तो वो सॉल्ट हो जाएगा। तो केटायन और एनायन मिलके सॉल्ट बनाते हैं। लिखा? इनफैक्ट तुम देखो तो H प्लस भी एक लुईस एसिड ही होता है ना। इसका एक और एग्जांपल अगर लिखें, देखो H प्लस और OH माइनस की अगर बात करें तो ये मिलके क्या करते हैं, HOH बनाते हैं, है ना। भाई मिलके पानी बनाते हैं और उसको हम HOH लिख देते हैं, बट हुआ क्या है, जब H प्लस और OH माइनस जुड़ता है तो क्या होता है, H प्लस पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता किसी को, ये लुईस एसिड है। अच्छा यहाँ ऑक्सीजन OH को भी मैं थोड़ा स्प्रेड करके बना देता हूँ। तो OH में क्या होता है कि आपके पास ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो एक तो हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और एक नेगेटिव चार्ज आ गया तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। तो यहां क्या होता है, OH जो है अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है H प्लस के साथ। तो ये आपका OH हो गया लुईस बेस। तो और बेसिकली हम कहते हैं जो H प्लस दे रहा है या जहां से H प्लस आ रहा है वो एसिड हो गया, जहां से OH माइनस आ रहा है वो बेस हो गया। तो इस तरीके से लुईस के हिसाब से भी H प्लस और OH माइनस को भी हम एसिड और बेस
क्लासिफाई कर सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? तो लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एनीथिंग विच कैन टेक इलेक्ट्रॉन्स इज अ लुईस एसिड एंड एनीथिंग विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स इज अ लुईस बेस। तो जनरली जो तुम्हारे एनायंस हो जाएंगे वो बेस की तरह बिहेव करेंगे जनरली। हाँ, H प्लस को तो तीनों में आता है। देखो H प्लस अरेनियस के हिसाब से, ब्राउनस्टेड लॉरी के हिसाब से और लुईस के हिसाब से। H प्लस तो सबसे बेसिक डेफिनेशन आई थी एसिड की, कि जो H प्लस रिलीज करेगा उसको हम एसिड कह देंगे, है ना? ठीक है, लिखा सबने? अच्छा, इसके बाद एम्फोटेरिक की अपन बात कर लेते कि भाई एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होते हैं। तो ऐसी कुछ स्पीशीज होती हैं जो कंडीशन डिपेंडेंट एसिड या बेसिक बेसिक बिहेवियर, अच्छा नहीं रुको, बेसिक भी लिख लें उसके बाद लिखेंगे। रुको रुको, यहां तक लिखा सबने? पहले बेसिक लिखवा दो, उसके बाद एम्फोटेरिक पे आता हूं मैं। बेसिक भी लिख लेते हैं। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। ओके, अब लिखो सेकंड बेसिस। तो पहले अपन बेस डिफाइन कर लें तीनों के हिसाब से, फिर अपन एम्फोटेरिक पे बात करेंगे। तो बेसिस अकॉर्डिंग टू अरहिनियस क्या कहा था भाई? बेसिस आर OH माइनस डोनर, दे आर OH नेगेटिव डोनर्स। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल एग्जाम्पल लिखना तो अरहिनियस के लिए पड़ता है अपने को। NaOH हो गया, KOH हो गया, है ना, या CaOH होल ट्वाइस हो गया, एटसेट्रा। तो ये सारे अपने OH नेगेटिव डोनर्स हैं, तो दीज आर बेसिस। बिल्कुल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे केसेस आ जाएंगे। BeOH होल ट्वाइस सुजल बेटा अपन यहाँ नहीं लिखेंगे, इट्स नॉट अ वेरी गुड बेस, इसलिए नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना। तो मेटल्स के जनरली हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। मेटल हाइड्रोक्साइड्स जनरली बेसिस। अच्छा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से क्या कहते हैं? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या कहते हैं? OH माइनस देंगे या फिर क्या लिख कर सकते हैं? H प्लस गेन, बिल्कुल, वेरी गुड। तो दे आर OH नेगेटिव डोनर्स और H प्लस गेनर्स, या ऐसे लिख दो उसको कि दे कैन आइदर एक्सेप्ट OH नेगेटिव और डोनेट H प्लस। एग्जाम्पल, तो नॉर्मल बेस तो आ ही जाएंगे, जैसे अभी आप कह रहे थे कि MgOH होल ट्वाइस। अरे उल्टा लिख दिया अपन ने, H प्लस और OH माइनस को इंटरचेंज कर देना बच्चों। अपन बेस लिख रहे हैं तो डोने एक्सेप्ट करेगा H प्लस और डोनेट करेगा OH नेगेटिव, है ना। गेन H प्लस और डोनेट OH नेगेटिव। MgOH होल ट्वाइस, अच्छा ये तो OH नेगेटिव डोनेट करने वाला होगा। H प्लस गेन करने वाला एग्जाम्पल कोई बताएगा? NH3, बिल्कुल, अमोनिया। तो अमोनिया जो है वो H प्लस गेन करके NH4 प्लस बना लेता है, राइट। सुजल BH3 तो H प्लस गेन नहीं करेगा बेटा। BH3 तो इलेक्ट्रॉन चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, है ना। चलो, लिखा है यहां तक सबने? हाँ प्रेशा, BH3 एसिड की तरह बिहेव कर सकता है।
तो BH3 भी H नेगेटिव के साथ जुड़ के BH4 नेगेटिव बना सकता है। और लास्ट केस आपका लुइस कॉन्सेप्ट। तो लुइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से दीज आर व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनर्स, बिल्कुल, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स। तो एग्जाम्पल में OH नेगेटिव तो लिख ही लेते हैं। या अमोनिया भी बेटा क्या करता है, जब H प्लस से जुड़ता है तो लोन पेयर डोनेट ही करता है उससे, है ना। मैं भी आपको लिख के ही बता देता हूं कैसे। या आपके पास Cl नेगेटिव हो गया, ऐसी कुछ स्पीशीज हैं, तो ये लुइस एसिड्स हो जाती हैं। अब ये जैसे इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे NH3 है आपका, देखो H प्लस है और NH3 है, तो ये जब जुड़ते हैं तो H प्लस के साथ लोन पेयर शेयर करता है नाइट्रोजन। तो ये जो है इस स्पीशीज को अपन लिख देते हैं NH4 प्लस, दिस इज रिटन एज NH4 प्लस, है ना। बिल्कुल H2O भी होता है, बिल्कुल H प्लस जब पानी में जुड़ता है, H प्लस अगर पानी से जुड़ता है तो इस तरीके से लिख देता हूं मैं पानी को। रुको, स्पेस में लोकेशन चेंज कर देते हैं दोनों की। H2 इधर लिख देते हैं, H2O, तो ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, और जब ये H प्लस से जुड़ता है बच्चों तो ये बनाता है H2O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद H प्लस, तो इसको अपन क्या लिखते हैं, H3O प्लस लिखते हैं। पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोनियम आयन होता है, बिल्कुल, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, और इसको कहते हैं अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। तो यहां पर अब देखो, इसको दोनों तरीके से देख सकते हो ना, लोन पर डोनर भी कह सकते हो या H प्लस एक्सेप्ट करने वाला भी कह सकते हो, है ना। सही बात है, कह सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये अपन ने एसिड्स और बेसिस को कई तरीके से कैटेगराइज किया, सबसे पहले सिर्फ H प्लस के तरीके से और OH माइनस के तरीके से बोला जाता था, फिर देखा कि भाई सिर्फ देने के हिसाब से नहीं, क्या गेन करता है उस हिसाब से ही बोल सकते हैं। फिर देखा गया कि H प्लस गेन करना इज एज गुड एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना। तो ये सबसे जनरल केस बना दिया लुइस में अपन ने, कि कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो बेस, कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो एसिड। ऑल राइट, तो ये दो ब्रॉड कैटेगराइजेशन हो गए एसिड बेसिस के। अब क्या होता है, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो दोनों तरीके से बिहेव कर पाती हैं, सम स्पीशीज विच कैन बिहेव आइदर एज एसिड और एज अ बेस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो उन स्पीशीज को फिर अपन कहते हैं एम्फोटेरिक स्पीशीज, है ना। हाँ सुजल बेटा, बिल्कुल। तो थर्ड आप लिखो एम्फोटेरिक स्पीशीज, या उनको अपन ब्रैकेट में एम्फीप्रोटिक भी लिख देंगे। हाँ, इनके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको पहले करवाए थे बॉन्डिंग में, पीरियडिक में, सॉरी बॉन्डिंग में नहीं। तो अपन लिख लेते हैं, इनकी रिएक्शंस में लिख के देखते हैं कि भाई कैसे कैसे ये एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो देखो, लिखो नंबर 3, एम्फोटेरिक, इन ब्रैकेट एम्फीप्रोटिक भी कुछ जगह लिखा जाता है इनको, तो एम्फीप्रोटिक, ज्यादातर हम एम्फोटेरिक यूज करेंगे वर्ड, एम्फोटेरिक। हाँ सारा बेटा, बिल्कुल, BUH होल ट्वाइस। वैसे BUH होल ट्वाइस थोड़ा एसिडिक बिहेवियर थोड़ा ज्यादा शो करेगा, बट हाँ कह सकते हैं। तो अपन हाइड्रोक्साइड ही लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूं अभी आपको, पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, स्पीशीज विच कैन बिहेव both as acids and bases species which can behave
both as acids or bases depending upon the reaction condition. Depending upon the reaction conditions, है ना? जैसे एग्जाम्पल, भाई ZnOH होल ट्वाइस है ना? अगर इसको पानी में डालोगे तो ये आपको Zn+2 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव दे देगा एक्वस, है ना? या इसको OH होल ट्वाइस था, या जैसे आप रिएक्शन करा देते हो, मान लो है ना, ZnOH होल ट्वाइस को आप HCl से रिएक्ट करा देते हो तो ये बना देगा ZnCl2 प्लस वाटर। तो यहां इट इज एक्टिंग एज अ बेस और HCl इज एक्टिंग एज एन एसिड। इसी की जगह अगर आप NaOH डाल देते हो तो ZnOH होल ट्वाइस को अगर आपने NaOH से रिएक्ट करा दिया तो दिस कैन ऑल्सो फॉर्म Na2 ZnOH होल 4। तो बेसिकली क्या किया, Zn ने 2 OH गेन कर लिए, तो यहां पे इट इज एक्टिंग एज एन एसिड और NaOH इज एक्टिंग एज अ बेस। बिल्कुल। तो यहां ब्रैकेट में चाहो तो ये लिख सकते हो गेन्स OH नेगेटिव। तो अब ZnOH उल्टा इस दोनों तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है, डिपेंडिंग आपने किससे रिएक्शन कराई है। एसिड से कराते हो तो बेस की तरह, हाँ बेटा सोचो, उसको सोडियम जिंकेट कहते हैं, और बेस से रिएक्ट कराते हो तो एसिड की तरह। तो ZnOH उल्टा इस अपना क्या हो गया, एम्फोटेरिक स्पीशीज हो गई। है ना? ऐसे ही अदर एग्जाम्पल में AlOH होल थ्राइस भी एम्फोटेरिक होता है। इनफैक्ट वाटर भी एम्फोटेरिक होता है, पता है तुम लोगों को? वाटर इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। बाकी इस चैप्टर में आगे और भी केसेस आएंगे, काफी और भी चीजें होती है जो एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करती हैं। हाँ बेटा राम, तुम्हारा एग्जाम्पल भी सही है। नहीं, एसिड के साथ एसिड रिएक्ट कैसे करेगा हर्ष? नहीं नहीं, एसिड के साथ एसिड रिएक्ट नहीं करता। या तो एम्फोटेरिक स्पीशीज रिएक्ट करेगी या बेस रिएक्ट करेगा, है ना? तो वाटर इज ऑल्सो एम्फोटेरिक। ये कभी H+ भी डोनेट कर सकता है, OH- भी डोनेट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्या रिएक्टिंग स्पीशीज है। जैसे अमोनिया के साथ रिएक्ट कराओगे तो अमोनिया क्या करता है, पानी से H+ ले लेता है, तो NH4OH बनाता है, तो OH नेगेटिव रिलीज कर देता है। तो वाटर इज ऑल्सो एम्फोटेरिक इन नेचर। चलो, तो एसिड्स, बेसिस और एम्फोटेरिक स्पीशीज क्लियर हुए सबको? है ना? क्लियर हुए? अब हमने कहा था कि भाई इस चैप्टर में हम जब इलेक्ट्रोलाइट्स क्लासिफाई कर रहे थे कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करेंगे और उनके डिसोसिएशन के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो अब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन को कैसे लिखना है वो समझ लेते हैं और उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरे मोहित कैसी बात कर रहा है, HCl HNO3 को मिक्स कर दे तो गोल्ड थोड़ी निकलता है बेटा। HCl HNO3 को मिक्स करने से गोल्ड नहीं निकलता, कैसी बात कर रहे हो? किसने कह दिया तुमसे? नहीं नहीं, गोल्ड नहीं निकलता, एक्वा रीजिया बनता है वो। हाँ, वो अलग एसिड का मिक्सचर है, उसका नाम एक्वा रीजिया है। इट इज हाईली रिएक्टिव, उससे एसिड गोल्ड निकलता नहीं है, वो गोल्ड से रिएक्ट कर जाता है। हाँ, इट कैन रिएक्ट विद गोल्ड, है ना?
चलो चलो चलो, अपन आएंगे, सब बातें करेंगे, लिखो लिखो। अभी अपने को लिखना है कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो अगली हेडिंग, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट हेडिंग, डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इस चैप्टर में अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही ज्यादा काम करेंगे। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बच्चों थोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करके रखना, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट्स काफी यूज होंगे यहाँ पे, है ना। तो अपन देखते हैं कि इक्विलिब्रियम लिखना कैसे है यहाँ पे। तो कंसिडर अ वीक एसिड HA। कंसिडर अ वीक एसिड HA। तो अपन ने HA को डिसॉल्व कर दिया पानी में। तो जब वो टूटेगा, HA एक्वस जो है, वीक एसिड है, तो पूरा पूरा नहीं टूटेगा। पूरा नहीं टूटेगा तो अपन उसका इक्विलिब्रियम लिखेंगे। इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो वो प्रोडक्ट में जितना भी टूटेगा H प्लस बनाएगा और A नेगेटिव बनाएगा। और यहां जब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तुम, तो तुम्हें याद है KC लिखते थे हम लोग, है ना। तो KC जब हम लिखेंगे एसिड के लिए, तो उसको हम KA कहते हैं। ठीक है, हमने एक जनरल कन्वेंशन बनाया कि एसिड का जब हम KC लिख रहे हैं, तो वी राइट इट एज KA, A फॉर एसिड। ये बात समझ आती है। बिल्कुल, बेस जब होगा तो हम KB लिखेंगे, बिल्कुल। फॉर बेस वी विल राइट इट एज KB। तो अब देखो, T=0 पर इनिशियली अगर तुमने एसिड की कॉन्सेंट्रेशन C ले ली थी और H प्लस और A माइनस में वो टूटा नहीं था, तो अपन ने कुछ नहीं लिखा, डैश डैश लिख दिया। जब तक इक्विलिब्रियम आएगा, तो अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ चीजें लिखना सीखी थी। तो अपन C-X लिख सकते थे, है ना। C-X और X और X। बट एक चीज और पढ़ी थी अपन ने, अल्फा भी पढ़ा था, याद है कि अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा हो, तो हम इसको लिख सकते हैं C-C अल्फा, लिख सकते हैं भाई। तो प्रोडक्ट बनेगा आपका C अल्फा और C अल्फा। तो यहाँ अल्फा जो है, इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयंस बन रहे हैं, तो कुछ जगह डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कहते हैं। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी कहा जाता है। तो ये C-C अल्फा, या कुछ जगह आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा C × 1 - अल्फा। लिखा है यहां तक सबने। तो अब हम K का एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखो। Ka हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A नेगेटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यू विल गेट Ka = C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 - अल्फा। और यहां आपका एक C तो कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट Ka = C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। इसको अगर आप रीअरेंज कर देते हो,
तो आपको मिल जाता है सी अल्फा स्क्वायर प्लस के ए इंटू अल्फा माइनस के ए इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक आ जाएगी। अगर इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व कर देते हो तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। राइट? यहां तक लिखा सबने? तो अब मैं बता रहा हूं कि इसके आगे करना क्या एक्चुअली होगा। क्या कि इस चैप्टर में हम कई जगह अप्रोक्सीमेशंस करना सीखेंगे, जहां हमको अपने कैलकुलेशंस आसान करने का मौका मिलेगा। लॉजिकली हम सिस्टमैटिकली करेंगे कि भाई जहां अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं वहां ले लेंगे, वरना नहीं लेंगे। लिखा यहां तक सब लोगों ने? पहले तो ये बता दो, हैज एवरीवन रिटन इट डाउन? ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इनको मार्क और कर देता हूँ। लेट मी मार्क दिस एज इक्वेशन 1 और 2, है ना। इसको मैं कह देता हूँ 1 और इसको 2। हालांकि वो एक ही इक्वेशन के दो फॉर्म्स है, बट लेट्स मार्क इट आउट। तो अब क्या होगा कि अगर आपका अल्फा 0.1 से छोटा हुआ है ना, अपन केस लिख देते हैं। तो केस 1, हमने कहा था भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का अल्फा कम होता है, यही कहा था, हाँ या ना? कहा था, बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लेंगे। कैसे? कि अगर अल्फा 1 से छोटा है, 1 से काफी छोटा है, नहीं, इफ अल्फा इज लेस देन 0.1, तो अल्फा अगर 0.1 से छोटा हुआ, देन 1 माइनस अल्फा को हम अप्रोक्सीमेटली 1 लिख देंगे। ऐसा लिखने से हमारा काम आसान कैसे होता है? देयर फोर यूजिंग 1 हमको क्या मिल जाता है कि अगर अल्फा 0.1 से छोटा हुआ, 1 माइनस अल्फा को हमने 1 लिख दिया, तो अल्फा मिल जाएगा हमको अंडर रूट के ए अपॉन सी। हाँ, हमने पहले तो मान ही लेंगे कि अल्फा 0.1 से छोटा है। नहीं होगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। बट अगर अल्फा 0.1 से छोटा हुआ तो आप डायरेक्टली लिख दोगे अंडर रूट के इंटू सी, लिख दोगे। तो अगर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ, यानी के की वैल्यू बहुत ही छोटी आती है अगर, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। देखो, के की वैल्यू छोटी होगी तो अल्फा छोटा आएगा। तो जब के की वैल्यूज कम हो, काफी कम हो, तो जनरली आपका अल्फा छोटा आता है। आप डायरेक्टली यहाँ से अप्रोक्सीमेटली अल्फा निकाल सकते हो, आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको आपने ये समझ में आया क्या? ये एक स्टेप लिखना जरूरी है क्या, कि यहाँ से यहाँ कैसे आ गए? आ गया ना समझ? बस 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दिया, तो बस ये सी दूसरी तरफ जाके अंडर रूट आ गया। ओके, इस केस में आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर पूछी जाए तो वो सी अल्फा थी। तो अल्फा को अंडर रूट के बाय, राम बेटा अपन ने अल्फा को 0.5 लिया नहीं है, कैसी बात कर रहा है? देख, हमने कहा कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 से छोटी आई, हमने वैल्यू नहीं रखी अल्फा की। हमने अल्फा की वैल्यू रखी नहीं है, हमने कहा कि अल्फा अगर 0.1 से छोटा हुआ, कितना भी हो सकता है, हमें नहीं पता कितना है। हमने बस ये कहा कि 0.1 से अगर छोटा है तो हम ये अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अगर 0.1 से बड़ा आ गया तो अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे। ठीक है? तो इस केस में आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले बन जाएंगे। अगर अल्फा छोटा आता है तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है अंडर रूट के बाई सी, और एच प्लस भी आप सी अल्फा लिख सकते हो, तो वो हो जाएगा अंडर रूट के ए बाय सी इंटू सी करोगे तो के ए इंटू सी आ जाएगा। बिल्कुल।
अच्छा, अगर अल्फा आपका छोटा नहीं आया भाई, बड़ा आ गया, तो क्या करोगे? फिर क्या करेंगे? कि इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 0.1 हो गया अगर, देन फिर क्या करें हम? अब क्या करें? 1 + अल्फा नहीं करेंगे बेटा। फिर आप क्या कर सकते हो, आप इक्वेशन 1 में अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा सकते, तो क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करनी पड़ेगी। देन सॉल्व क्वाड्रेटिक टू गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वाड्रेटिक क्या है अपनी? C∝² प्लस KA∝ माइनस KA = 0। तो अगर आप इसमें अल्फा लिखोगे तो अल्फा विल बी -KA। प्लस माइनस में से कौन सा वाला केस लेंगे बच्चों? प्लस वाला है ना, क्योंकि अल्फा नेगेटिव नहीं आ सकता, तो माइनस माइनस तो नेगेटिव ही आता, तो प्लस वाला केस लेंगे। तो -KA प्लस √KA² प्लस 4KA × C होल अपॉन 2C। ये आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टू कैलकुलेट अल्फा। अगर अल्फा 0.1 से बड़ा आया तो इस पर अपन एक क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, है ना। लेट्स डू अ क्विक क्वेश्चन। करें? चलो तो लिखो। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन in bracket alpha and concentration of H plus. Find out the degree of dissociation alpha and concentration of H plus for number 1, 0.1 molar solution of CH3 COH in bracket Ka = 10⁻⁻5, और second 10⁻⁴ molar solution of HCOH in bracket Ka = 10⁻⁴। ये दो के लिए आपको बताना है। तो बताओ भाई। हिमांशी बेटा 100 कैसे आएगा? सॉल्व करो भाई, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 10⁻⁻6? नहीं नहीं नहीं, कैसे? कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं सब लोग, ऐसे कैसे होगा? हाँ प्रेशा सही है, गुड। तो भाई पहले केस में तो देखो, तुम्हें क्या ऑलरेडी पता है क्या कि अल्फा 0.1 से छोटा है? पता है क्या? शुरुआत से पता है क्या कि अल्फा 0.1 से छोटा है? ये डेटा से तो नहीं पता तुमको कि अल्फा 0.1 से छोटा है? तो आप तो क्या करो, पहले अल्फा डायरेक्ट वाला करा करो। सुन रहे हो सब लोग बात ध्यान से?
है ना। आप क्या करो, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक मत लगाया करो। आप तो क्या करो, अब मैं एक बार लिख रहा हूँ, हर बार मैं लिखूंगा भी नहीं कि लेट कर रहे हैं अपन, तो पहले करके देख लेंगे। तो अपन लेट अल्फा लेस देन 0.1, तो देयर फोर अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी कर देते हैं, फिर वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आएगा 10⁻⁻5 अपॉन 0.1, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4। अल्फा इक्वल टू 10⁻⁻4 का रूट लोगे तो 10⁻⁻2 या 0.01 आएगा। यही आएगा, देखो भाई सब लोग, आएगा ये। तो अगर ये वैल्यू आ गई, तो जो आपका अजम्पशन लिया था वो उसके हिसाब से सही है क्या वैल्यू? आपने ये सॉल्व किया था ये मान के कि अल्फा 0.1 से छोटा है, आ गया तो ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है, यही आंसर है आपका। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, सिंस अल्फा इज लेस देन 0.1, यही आपने मान के चले थे। तो आप अज्यूम हर बार नहीं लिखेंगे अपन लेट, अपन तो करके देख लेंगे। अगर 0.1 से छोटा आ गया तो वही आंसर मानेंगे, नहीं आया तो करेंगे फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व। अच्छा, लेकिन ये तो एक पार्ट आया आंसर का, दूसरा पार्ट क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, वो सी अल्फा है, तो 0.1 इंटू 0.001। अब तुम्हें फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है भाई, अल्फा अगर आ गया तो सीधे सी अल्फा निकाल दो, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया? 1/1000 या 10⁻³ क्या बात है भाई, कम लोगों के आंसर आ रहे हैं मेरे पास। प्रेशा का आंसर आया बस 1/1000, बाकी लोग कहाँ बिजी हैं? हाँ सॉरी, 0 1, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया ना अपन ने, अल्फा इज 0 1। लिख रहे हैं, अच्छा ठीक है, जल्दी लिखो। समझ में आया? वैसे यहाँ पे कोई तुमसे पीएच पूछ ले तो बता दोगे, हालांकि मैं अभी ये नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने सिखाया नहीं है, बट आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होता है ना। अभी मैं सिखाऊंगा उसके बाद पूछूंगा, अभी मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने नहीं सिखाया, बट पढ़ा होता है। सही है सुजल, सही है। तो भाई पीएच कितना लिखोगे तुम वैसे, अगर लिखोगे तो 3। हाँ, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन लगते हो ना, तो नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ लोगे तो पीएच 3 आ जाएगा। तो मैं सिखा दूंगा उसके बाद पूछूंगा, अभी पूछ नहीं रहा हूँ। सेकंड केस, जल्दी बताओ। तो लेट कर लेते हैं। सब लोग ना मेरे को लग रहा है अगला केस सॉल्व करने में लग गए थे, तभी दिक्कत हो गई। तो अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाय सी, तो रूट ऑफ 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻4 √1, तो ये तो 1 आ गया। तो ये सही है क्या? तो ये गलत है, सिंस अल्फा इज ग्रेटर देन 0.1। तो अब क्या करें, क्या करें, क्या करें? क्वाड्रेटिक, देयरफॉर सॉल्व क्वाड्रेटिक। तो इसको तुम करना अभी, है ना। मैं इस पार्ट को होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और आंसर निकालना। मैं एक दो बातें और बता दूं अपने लेक्चर एंड होने से पहले, जिससे मैं कुछ और भी होमवर्क दे दूंगा। राम बेटा, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 कहाँ है? सेकंड केस पढ़ जरा, क्या दिया हुआ है, कैसे काम कर रहा है आज तू? कॉन्सेंट्रेशन 0.1 कहाँ लिखी है? 10⁻⁻4 फॉर्मूला लिखी है ना। चलो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा भाई, इसकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है तुमको, है ना। अभी अपन अगला सवाल पे आते हैं, जल्दी जल्दी। ये चलो मैं एक चीज और लिखवा देता हूँ तुमको, उसके बाद सवाल करवाता हूँ। एक और सब हेडिंग लिख लो, क्योंकि उस सब हेडिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। लिखो ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ।
Oswald's Ostwald''s Oswald's dilution law. है ना? ऊपर मैंने तो इसलिए जगह छोड़ दी क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। ये तो तुम लोगों को सॉल्व करवाऊंगा इसलिए जगह छोड़ दी है। तुम लोग भी थोड़ी जगह चाहो तो रख लो, तुम्हें सॉल्व करना रहेगा क्वाड्रेटिक, है ना? ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ लिखी हेडिंग। तो लॉ तो मैं तुम्हें बताता हूँ, उसके पहले तुम ही मेरे को बता दो कि क्या, एक सवाल का जवाब दे दो तो तुम्हें लॉ का स्टेटमेंट भी मिल जाएगा। नहीं नहीं सुजल, लिखी हेडिंग भाई, जनता जल्दी बताओ। ठीक है। अच्छा देखो, ओसोल्स डाइल्यूशन लॉ का स्टेटमेंट जो है वो अपन अपने फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है देखना जरा, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी आपने फॉर्मूला बनाया था। अगर आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हो, है ना, डाइल्यूट करते हो अगर, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया तो अल्फा का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो ओसोल्स डाइल्यूशन लॉ यही कहती है कि ऑन डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस, बस यही कहती है ओसोल्स डाइल्यूशन लॉ कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की तो उसका अल्फा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस इज योर ओसोल्स डाइल्यूशन लॉ। तो अब इसका स्टेटमेंट लिख लें अपन। लिखो, on decreasing the concentration of weak electrolytes in bracket, that is on dilution bracket closed, on decreasing the concentration of weak electrolytes, that is on dilution bracket closed, the degree of dissociation of weak electrolytes will increase. दिस इज योर ओसोल्स डाइल्यूशन लॉ कि भाई अगर आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करोगे तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। लिखा? ओके, इसके बाद अब मैं आपको दे रहा हूं दो क्वेश्चन। और ये भी रहेंगे आपके होमवर्क। लिखो जल्दी से क्वेश्चन। फॉर अ वीक acid Ha in bracket Ka equal to 10 to the power minus 9. For a weak acid Ha, Ka equal to 10 to the power minus 9. Calculate
the degree of dissociation for number 1 0.1 molar solution, second 0.001 molar solution। तो इन दो केसेस में आपको इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना है। एक तो ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन है। लिखा क्वेश्चन पहला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 1 liter aqueous solution of 0.1 molar of a weak monoprotic acid, 1 liter aqueous solution of 0.1 molar of a weak monoprotic acid HA in bracket Ka equal to 10 to the power minus 7 bracket closed is taken, full stop. Calculate the amount of water that should be added. Calculate the amount of water that should be added in order to double its degree of ionization। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी एफर्ट लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि इतना डायरेक्ट नहीं है ये, है ना। नहीं कॉस तो बेटा गलत है आंसर। तो इसमें क्या है कि आप पहले अल्फा निकालोगे, पहले केस में। सेकंड केस में बच्चों अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास, मेरे को ये बता दो थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं। आपको होमवर्क तो दे ही रहा हूं, बट मैं थोड़े कॉन्सेप्ट इसके डिस्कस कर लेता हूं। बढ़ेगा बट कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, पहले केस में आपके पास कॉन्सेंट्रेशन भी है और के ए भी है, तो क्या आपको अल्फा मिल जाएगा पहले केस में? ठीक है। अच्छा, दूसरे केस में आपके पास अल्फा डैश की वैल्यू होगी, क्योंकि अल्फा तो पता है आपको, तो उसका डबल कर दो, अल्फा डैश की वैल्यू है। तो अब अल्फा डैश आपके पास है इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई सी, तो के की वैल्यू होगी आपके पास, तो इससे आप सी निकाल पाओगे, नया कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना। तो इससे आपको आंसर मिलेगा, ये आंसर नहीं है, सी इज नॉट द आंसर, क्योंकि आपसे नई कॉन्सेंट्रेशन नहीं पूछी है, बट इसकी मदद से आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो मैंने आपको थोड़ा हिंट दिया है, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ, है ना। तो ये दो क्वेश्चंस आपको करने हैं, और कुछ चीजें आप प्री रीड कर सकते हो, जैसे आप पी एच कैसे लिखा जाता है उसको थोड़ा सा प्री रीड कर सकते हो, यू कैन प्री रीड दैट। और फिर अपन आगे देखेंगे कि पीएच अलग अलग सॉल्यूशंस के कैसे लेके जा सकते हैं। कुछ चीजें रिवाइज कर लो, जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में काफी काम आएंगी, तो थोड़ा लॉग की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करके रखो कि लॉग ए इंटू बी को कैसे ब्रेक करते हैं, लॉग ए अपॉन बी को कैसे ब्रेक करते हैं, लॉग ए माइनस बी को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। और लॉग की वैल्यूज रटने की जरूरत नहीं है, बट जो कॉमनली यूज होती है वो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, लॉग 2, लॉग 3, लॉग 5, एग्जामिनेशन में आपको दी जाती है वैल्यू वैसे। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चंस कर लो, इससे अपन अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट लेक्चर विद द डिस्कशन ऑफ दीज टू क्वेश्चंस, एंड
दिस पार्ट ऑफ दिस सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो ये 3 चीजें हैं करने के लिए। ठीक है भाई, चलो तो आज अभी मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, ये काम है इसको कंप्लीट कर लो, फिर अपन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में।